हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके पहले का जो हमारा 6th चैप्टर था, जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये हमने प्रीवियस ही दिन में हमने कंप्लीट किया था एंड पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए कंप्लीट किया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 की हम शुरुआत करें, चैप्टर नंबर 7 की हम शुरुआत कर रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और आज इसका पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम लोग नॉर्मली कुछ थर्मल रिलेटेड चीज़ें यानी कि टेम्परेचर रिलेटेड चीज़ें के ऊपर बात करने वाले हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बताते रहेंगे, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर से देखना है। ओके, तो ये चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन की बात करेंगे जो कि हीट से रिलेटेड है, हीट टेम्परेचर से रिलेटेड है, और जो भी फिनोमिनन या फिर प्रॉपर्टी जो होती है जिसमें टेम्परेचर चेंजेस के बारे में बताया जाता है, हीट एक्सचेंजेस के बारे में बताया जाता है, यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज टर्म एज द थर्मल फिनोमिनन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल फिनोमिनन बोलते हैं या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो थर्मल का मीनिंग हो जाता है टेम्परेचर यानी कि हीट, एक तरीके से बोल सकते हो। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी हम लोग को मैटर के बारे में पढ़नी रहेगी वो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, तो व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कांटेक्ट दे एक्सचेंज हीट। हमको पता है दोस्तों कि कभी भी कोई भी दो चीज जब एक साथ आपस में कांटेक्ट में आती है तो उसमें क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल वी नो दैट कि कोई भी एक एग्जांपल गर्म चीज ले लो, तो गर्म चीज ठंडा क्यों होता है, क्योंकि गर्म चीज जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आता है तो और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है तो वो अपना हीट को लॉस्ट कर देता है। यानी कि कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट अपना हीट को लॉस कर रहा होता है और कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट अपने हीट को क्या कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है। यानी कि एक जगह से हीट निकल के दूसरे जगह पे जा रही है, क्योंकि एनर्जी का डेफिनेशन वी नो दैट, बचपन में हम लोग को एक चीज पढ़ाया गया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि हीट भी क्या है, एक तरीके फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कोई हॉट ऑब्जेक्ट अपना हीट को लॉस करेगा ठंडा होने के लिए और कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को गेन करेगा अपना हीट को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो यही फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट बोलते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द हीट ट्रांसफर स्टॉप्स एंड वी से द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ठंडा होने के लिए अपना टेम्परेचर को लॉस करता है, हीट को लॉस करता है, एंड कुछ जो ठंडा ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने हीट को गेन करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट को गेन कर रहा होता है। लेकिन एट ए टाइम क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हीट लॉस कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट हीट गेन कर रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है, यानी कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन हो जाता है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो जो टाइप का फिनोमिनन रहेगा ना, वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि दोनों ही कंडीशन में जो टेम्परेचर हीट लॉस हो रहा था और हीट गेन हो रहा था, ये दोनों कंबाइन हो जाके इक्वल में हो जाते हैं, यानी कि हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। नॉर्मली टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि हमें बताता है दैट डिफाइंस द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम। कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा गर्म है, कितना ज्यादा ठंडा है, यानी कि उसका थर्मोडायनामिक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, हीट के बारे में बता रहा है। तो वो जो चीजें होती है वो हमें डिफाइन कराती है, यानी कि टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें बताता है कि कितना ज्यादा वो स्टेट का थर्मोडायनेमिक स्टेट है, हीट है, हीटेड है, कोल्ड है, क्या है, ये बताता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो है हीट को लॉस करता है और कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है, तो सेम यहाँ पे यही है कि अगर आप एक चाय कंसिडर करो, गर्म चाय, तो रोज आपके घर में आपकी मम्मा जो होगी, मम्मी जो होगी, वो आपके लिए चाय बना के देती होगी। तो चाय जैसी आपके घर में अगर आपकी मम्मी बना के दी, बेटा एक कप चाय पी लो, तो चाय जब आप पीते होंगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको बहुत गर्म लगता होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हो कि चलो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर पियेंगे हम लोग उसको। तो होता ये है दोस्तों कि वो पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लगभग 100 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे एटमॉस्फेयर के जब कॉन्टैक्ट में आता है, आप उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो हमारा जो एटमॉस्फेयर रूम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 25 डिग्री के आसपास होता है। वी नो दैट कि हमारा रूम का तापमान जो होता है एक नॉर्मल एवरेज कंडीशन में माना जाता है कि रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो 100 डिग्री से अपना जो हीट है वो लॉस करने लगेगा, 100 से 90 पे आएगा, 90 से 80 पे आएगा, 70, 60, 50, 40 करते 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 कहाँ तक आ जाएगा, 25 डिग्री तक आ जाएगा। और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर था आपका वो 25 डिग्री तक आ गया, यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। तो वो टाइम पे क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है। वैसे ही अगर कोई ठंडी चीज़ है
तो पहले ठंडी चीज़ कितनी, अभी कोल्ड आइस टी की बात कर लो या फिर कोई बर्फ़ की बात कर लो, आइसक्रीम की बात कर लो, तो नॉर्मल उसका टेम्परेचर कितना होता है, या तो 0 रहेगा या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में रहेगा उसका टेम्परेचर। लेकिन धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। क्यों पिघलने लगता है? क्योंकि नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 25 डिग्री है, यानी कि उसका टेम्परेचर अभी बढ़ने लगा, बिकॉज बैलेंस करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम करने के लिए उसको 25 डिग्री से मैच होना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो इतना पिघल जाएगा कि 25 डिग्री पे आ जाएगा या फिर उससे कम पे आ जाएगा, और वो पूरा का पूरा अपना जो कोल्डनेस था वो लॉस कर देगा। यानी कि चाय ने क्या किया, अपना हीट को लॉस्ट किया, और ये जो आइस टी है या फिर ठंडी जो चीज़ है उसने हीट को गेन किया, और यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्सचेंज ऑफ हीट ट्रांसफर बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक स्टेट, और यही चीज़ को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एंड नॉर्मली अगर बात करें कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, तो अगर हम कोई भी सॉलिड को हीट करते हैं तो हम इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। वी प्रोवाइड एनर्जी, वो सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बाद में धीरे धीरे क्या होने लगते हैं कि जैसे हमने हीट प्रोवाइड किया, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली किससे बना है, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी से वाइब्रेट होने लगते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी दैट द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, जब वो वाइब्रेट होने लगे, तो वाइब्रेशन होने की वजह से जो टेम्परेचर था सॉलिड का, वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जैसे ही वो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज देयर फॉर ए मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी नो दैट कि कोई भी चीज़ें वाइब्रेट हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स का होगा, मॉलिक्यूल्स का, बॉडी का, वो उसके हिसाब से चलने लगता है। और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, उतना फास्ट जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव होगा, और उतना हायर क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा मूव करते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, हीट डेवलप होता है। तो सेम इसी प्रकार में क्या होगा कि जितना ज़्यादा इसके अंदर जो पार्टिकल्स है जिसका वाइब्रेशन अगर होता है, तो जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना फास्ट मॉलिक्यूल मूव होगा, एंड जितना फास्ट मॉलिक्यूल मूव होगा उतना हायर क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा बॉडी का। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे ही अगर आगे हम लोग हीट कंटिन्यू करते रह गए, इफ़ वी कंटिन्यू द हीट टिल द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, वी नो दैट कि कोई भी सॉलिड को अगर हम लोग कंटिन्यूस हीट देते रहते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड बन जाता है लिक्विड में, तो वो मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट कर देगा। पिघलना स्टार्ट करने के बाद वो क्या करेगा, जो हीट सप्लाई जो हो रहा था ना यहाँ पे, कि जैसे ही वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जब मेल्ट होना स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे थे वो यूज हो रहा था एज ए वीकन द बॉन्ड, यानी कि जो उसका बॉन्डिंग था सॉलिड एटम्स के बीच में, जो उसका बॉन्डिंग था जब वो कड़क स्टेट में था, जब वो सॉलिड स्टेट में था, तो यानी कि उसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड किया और वो पिघलना शुरू किया, तो उसके जो बॉन्ड्स थे वो भी वीक होना शुरू हो गए, कमजोर होना शुरू हो गए। किसके बीच में? जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। एंड जिसके वजह से क्या हुआ, ड्यू टू द वीकेंड बॉन्ड लिक्विड्स डू नॉट पोजेस डेफिनाइट शेप, यानी कि जैसे ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा तो कोई भी यहाँ पे शेप नहीं आएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड जो है वीक हो गया होता है, बट उसके पास एक वॉल्यूम फिक्स होता है। बिकॉज वी नो दैट वॉल्यूम्स जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स के पास कोई भी शेप नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि जब कोई सॉलिड होता है तो सॉलिड के पास शेप होता है, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, जो भी है उसके पास एक शेप होता है। लेकिन वो जैसे ही पिघल गया तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग था वो कमजोर पड़ गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसने जो अपना शेप का जो एक डेफिनाइट शेप का जो उसका क्राइटेरिया था, जो उसका प्रॉपर्टी था, उसने लॉस्ट कर दिया। बट उसका एक प्रॉपर्टी रहेगा उसके साथ, जो कि है डेफिनाइट वॉल्यूम, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो थियरी है उसका, अगर हम बात करें काइनेटिक थियरी की, गैसेस की अगर बात करेंगे, तो आइडल गैस के हिसाब से अगर देखा जाए तो देयर आर नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, यानी कि कोई अगर गैस का मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो कोई आइडियल गैस एक ऐसा गैस होता है जिसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गैसेस के पास ना तो खुद का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ना कि शेप होता है। पता ही हम लोग को उसका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, फिक्स शेप भी नहीं होता है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइन द टेम्परेचर, यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल रहेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो जितना एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल रहेगा सब्सटेंस के अंदर, वही बताएगा कि उसका टेम्परेचर कितना रहेगा। दैट डिफाइंस द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। एंड टेम्परेचर जो होता है, क्या होता है टेम्परेचर का डेफिनेशन अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर इज नथिंग बट दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर आपको कोई पूछेगा बेटा टेम्परेचर का डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि टेम्परेचर एक ऐसा चीज है जो हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। वही चीज बताता है ना, क्यों? क्योंकि वो अपना एक डिग्री बताता है कि चलो भाई हमको पता चल जाता है कि डिग्री अगर 100 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि गर्म है, डिग्री अगर 0 डिग्री है तो हम बोलेंगे वो चीज ठंडा है। तो हमें एक आइडिया मिलता है। तो इन शॉर्ट टेम्परेचर का डेफिनेशन ये हो जाएगा, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नॉट द अमाउंट ऑफ इट्स थर्मल एनर्जी, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है वो नहीं बताता है, वो हमें बताता है कि कितना वो हॉट है, वो हम लोग को बताता है।
क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए भी बहुत सारे तरीके बने हुए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो टू मेजर द टेम्परेचर क्वांटिटेटिवली जनरली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स विच आर यूज नाउअडेज, एंड आपको पता है देयर आर सो मेनी वेज, बट दो चीज हमेशा से रहने वाले हैं जो टेम्परेचर के माध्यम से हम मेजर करते हैं हमेशा। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, जो सेल्सियस स्केल जिसको बोलते हैं, सेल्सियस के हिसाब से मेजर करते हैं। आपने सुना भी होगा आज इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली ये एक मेथड है। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, जो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपको 104 डिग्री बुखार है, तो वो जो 104 डिग्री होता है वो सेल्सियस नहीं होता है, वो 104 डिग्री आपको फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये दो टाइप के स्केल्स आपको याद रखने हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा, एंड साथ ही में ये दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या होता है वो बताऊंगा, एंड उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले डिग्री सेल्सियस का स्केल क्या बोलता है। तो ये जो स्केल है इसमें क्या होता है कि जो आइस पॉइंट होता है वो जीरो के तौर पे मार्क होता है। व्हाट डू मीन बाय आइस पॉइंट? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे चीजें बर्फ बनना शुरू होती है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो पानी बर्फ बन गया तो 0 पे होता है। कोई दूसरा चीज है वो किसी और टेम्परेचर पे बर्फ बनता है। यानी कि इन शॉर्ट आइस पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विड जो है वो सॉलिड बनना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रीज होना शुरू होता है। उसको फ्रीजिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हो, आइस पॉइंट बोलने के अलावा फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। तो ये जो सेल्सियस स्केल है ये एक ऐसा स्केल है जिसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको 0 मानते हैं, और जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कौन से टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल होना शुरू हुआ उसको स्टीम पॉइंट बोलते हैं। तो वहां पे उसको माना जाता है 100। ठीक है, तो ऐसे केस में 0 जब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं यानी कि आइस पॉइंट मानते हैं, और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट यानी कि स्टीम पॉइंट मानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 105 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का रहेगा या फिर पास्कल का रहेगा, तो जो इंटरवल रहेगा ना ये पॉइंट्स का, उसको अगर 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे ना, तो एक पार्ट जो होगा, ईच पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपको पता ही है अगर एक स्केल है मेरा, तो यहाँ पे अगर 0 है तो 0 से लेके 100 पार्ट 1 2 3 4 5 6 करते 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 कहाँ 99 100, तो 100 तक ऐसा 100वां हिस्सा जो रहेगा, तो 0 से 100 तक का जो स्केल बनेगा वही रहेगा हमारा डिग्री सेल्सियस का स्केल। क्लियर है। और उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, एज ए डिग्री सेल्सियस, जैसे कि सबको पता ही है। ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सिर्फ ऐसा लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, इतना याद रखना। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इस प्रकार लिखते हैं। अगला बात करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर्स जो आपका टेम्परेचर बताते हैं दैट इज नथिंग बट फ़ारेनहाइट। तो ये स्केल में क्या होता है कि जो आइस पॉइंट होता है यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको 32 मानते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि 32 जब आएगा तब उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग अगर अगर आपका ये था डिग्री सेल्सियस 0 था तब वो आइस पॉइंट था, और यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 32 है, यानी कि 0 + 32 करूंगा तब जाके ये हमारा फ़ारेनहाइट बन रहा है। यानी कि डिग्री सेल्सियस में अगर आप 32 को ऐड करोगे ना तब जाके आपका फ़ारेनहाइट बनता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे स्टीम पॉइंट जो होता है, आइस पॉइंट जब 32 रहेगा और स्टीम पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट जब 212 मार्किंग होगा, और उसमें जब 180 हिस्सा जब होगा यानी कि 180 से डिवाइड करके इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, तो वो जो ईच डिवीजन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखना, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आपको कोई पूछता है तो आपको इस प्रकार बताना है उसको। क्लियर है। अब ये दोनों जो स्केल होते हैं डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में एक रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना। द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड द फ़ारेनहाइट इज TF - 32/180, यानी कि जो आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में रहेगा उसको माइनस कर दो 32 से, डिवाइड बाय 180 कर दो, वो इक्वल हो जाएगा आपके टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस अपॉन 100। तो इसमें दोनों में क्या होगा कि आप ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूला जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूले के इस्तेमाल से या तो आपको कोई ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको कुछ चीज़ें डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछी रहेगी और आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, तो आपको बोलेगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा बताओ। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 5 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा वो बताओ, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस होगा वो बताओ। तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, TF - 32/180 इज इक्वल टू TC - 100, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया। अब ये फॉर्मूले के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम लोग का ये लेक्चर जो है हो जाए, एंड उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखो ये चीज़, जैसे कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर इफ द एवरेज रूम टेम्परेचर ऑन ए नॉर्मल डे इज 27 डिग्री सेल्सियस, अगर हम मानते हैं कि एक रूम है उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल डे में 27 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, और हमें पूछा है व्हाट इज द रूम टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो उतना ही रूम टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस था तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, वी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, कि ये दोनों के बीच का रिलेशन हमें पता है, ये फॉर्मूले से TF - 32/180 इज इक्वल टू TC/100। तो जो वैल्यू दिया है वो डाल दो, क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया है, यानी कि TC का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है। तो डाल देते हैं TC का वैल्यू। TC का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 27 अगर हम लोग डाल देते हैं TC का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा। ये फॉर्मूला देखो, ठीक है ना। आपको बस इतना याद रखना है
कि ये टी एफ जो होता है, टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो टी एफ इज इक्वल टू 180 जो है इधर भेज दिया तो देखो 180 इधर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कन्वर्जन कैसे किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 180 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 अपॉन 100 हो गया। ये टी को मैंने अलग से सेपरेट कर दिया तो टी जो है आपका 27 दिया है तो 27 और ये 32 है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा +32 हो जाएगा, माइनस था ना इधर तो उधर आके क्या हो जाएगा +32 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों तो 180 डिवाइड बाई 100 0 0 इसका कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करोगे तो 48.6 आ गया और 32 को प्लस कर दो तो 80.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि जो रूम आपका 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस था, उसको अगर हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो कितना आ रहा है 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। यानी कि आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो डिग्री सेल्सियस कम होता है, फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना आपका टेम्परेचर आता है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, एक और होता है केल्विन, आपको नहीं है ये चीज़, हम लोग आगे आपको डिस्कस करके बताएंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि बेटा ये चीज़ डिग्री में है और फ़ारेनहाइट में करके बताओ या फिर फ़ारेनहाइट में है उसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो जरूर से आप कर पाओगे, इतना मेरे को गारंटी है। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना आपको एंड सॉल्व करना शुरू कर देना है। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया है थर्मल जो एनर्जी वाला चैप्टर है ये वाला, एंड बहुत ही ऐसे ही टेम्परेचर और हीट के ऊपर पूरा पढ़ना है हमें, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा है एंड ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कि जो भी आपको लग रहा है दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करो, फटाफट से शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना, ताकि वो जो ये वीडियो देखे उनको बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर होने की यहाँ पे अच्छा लगेगा उनको और ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे न्यू हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को घंटी बजा दो दोस्तों, घंटी बजाओगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों एंड गुड बाय।